नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले से। इसी कुरुक्षेत्र जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला राकेश कुमार, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास की हो जाती है। राकेश अब सोचने लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन तो पास कर ली है, अब इसके बाद मुझे नौकरी करनी है। मुझे अपने पिता लक्ष्मी सिंह के साथ खेती बाड़ी का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन उसका पिता कहने लगता है कि बेटा, तुमने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी है, तुम अच्छे से नौकरी ही करना शुरू कर दो। अगर मेरे साथ खेती बाड़ी में तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम कि कोई अच्छी खासी नौकरी देख लो। और इसके बाद ये लड़का किसी नौकरी को तलाश करना शुरू कर देता है। थोड़ा दिन का वक्त गुजर जाता है। राकेश को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। राकेश सुबह के 8 बजे हर रोज उस कंपनी में नौकरी करने जाया करता था, रात के 10 बजे वहां से लौटा करता था। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन राकेश का मन अब उस कंपनी में काम करने में नहीं लगता था। राकेश अब सोचने लगते हैं कि सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात के 10 बजे वहां से आता हूँ, क्यों ना इस नौकरी को छोड़ दूं, कोई दूसरी नौकरी करना शुरू कर दूं। और इस तरह से राकेश उस नौकरी को छोड़ देता है। फिर इसके बाद दूसरी नौकरी तलाश करने लगता है। लेकिन राकेश की किस्मत खराब होती है। राकेश को दूसरी नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। राकेश परेशान हो जाता है, थक चुका होता है। एक दिन राकेश अपने पिता लक्ष्मी सिंह को कहने लगता है कि पिताजी, बस मुझे नौकरी भी नहीं करनी है, अब तो मैं अपनी खेती बाड़ी ही करूंगा। लक्ष्मी सिंह के पास अपनी 5 एकड़ जमीन होती है। और इस तरह से फिर राकेश और लक्ष्मी सिंह दोनों, पिता और बेटा, दोनों खेती करने लगते हैं। खेती बाड़ी अच्छी होने लगती है। दोनों का इस काम में मन भी लग जाया करता था। राकेश की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम रेखा होता है। रेखा देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर लड़की भी होती है। वह लड़की अपनी जो है 12वीं की परीक्षा पास कर चुकी थी, आगे पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन राकेश नहीं चाहता था कि उसकी बहन आगे पढ़ाई करे, क्योंकि आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा होता है। राकेश अपनी बहन को समझाता है कि बहन, आगे तुमने पढ़ाई नहीं करनी है, अपने घर पे रहकर घर के कामकाज सीख लो, सिलाई कढ़ाई का काम सीख लो। उसकी बहन काफी शरीफ होती है, मान जाती है और घर के कामकाजों में व्यस्त हो जाती है। अब सुबह के समय राकेश और उसका पिता लक्ष्मी सिंह हर रोज खेत में चले जाया करते थे। और इसके बाद जो दोपहर का खाना होता है वो खेत में ही मंगवाया करते थे। और रेखा हर रोज खाना बनाया करती थी और खेत में ले जाया करती थी। आखिरकार एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें दिन के 12 बजे के आसपास का समय होता है। राकेश अपनी बहन रेखा के पास फोन कॉल करता है। राकेश रेखा को कहता है कि रेखा, आज तुम्हें खाना बनाने में देरी हो चुकी है, हमें काफी भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ और खाना तैयार करके खेतों में लेकर जल्दी आ जाओ। अब इसके बाद जो रेखा होती है जल्दी जल्दी में खाना तैयार करती है। बनाने के बाद पैक करती है और फिर खेतों की तरफ चल पड़ती है। जैसे वो खेत की तरफ जा रही होती है तो पीछे से एक सरपंच का बेटा जिसका नाम शेखर होता है, वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ जाता है। और जैसे ही शेखर की नजर इस लड़की रेखा पर पड़ती है तो रेखा को देखकर वो लड़का सोचने लगता है कि मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, क्यों ना इस लड़की को भी खेतों में ही छोड़ दूं। और इस तरह से अब वो लड़का शेखर इस लड़की को कहने लगता है कि रेखा देखो, मैं भी खेत में जा रहा हूँ और वहां मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। अब ये लड़की रेखा उस लड़के शेखर को अच्छे तरीके से जानती थी। और इसके बाद लड़की रेखा इसकी मोटरसाइकिल पर इसके पीछे बैठ जाती है। थोड़ी सी दूरी तय होती है, तभी ये लड़का शेखर कहने लगता है कि रेखा, मुझे काफी प्यास लगी है, तुम्हारे पास पानी है क्या? तभी वो लड़की कहती है कि मेरे पास पानी नहीं है, आज मैं पानी लाना भूल गई हूँ। अब शेखर कहने लगता है कि पास में एक ट्यूबवेल है, मैं ट्यूबवेल पर पानी पीकर आता हूँ। अब वो लड़की भी कहने लगती है कि मैं भी पानी लेकर नहीं आई हूँ, मैं भी पानी पी लूंगी और साथ में पानी की एक बोतल भी भर लूंगी, क्योंकि मुझे खाना लेकर जाना है अपने भाई और अपने पिता के लिए। मैं यहाँ से पानी भी लेकर चली जाऊंगी। और इस तरह से ये लड़की जो रेखा देवी होती है इस लड़के शेखर के साथ ट्यूबवेल पर चली जाती है। ट्यूबवेल पर जाने के बाद शेखर वहां पानी पीता है और ये लड़की भी पानी पीती है। लेकिन शेखर जब देखता है कि खेत में आसपास में कोई भी नहीं होता है तो वहां पर शेखर की नीयत खराब हो जाती है। और वह फिर रेखा की तरफ कुछ देर तक देखता है और देखने के बाद अचानक ही वह उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। हाथ हाथ रखने के बाद ये लड़का इस लड़की को कहने लगता है कि देखो, यहाँ पर खेत में कोई भी नहीं है,
तुम्हें कोई आज मुझसे बचाने वाला नहीं है। इस लड़के की नीयत वहां पर खराब हो चुकी थी और फिर शेखर ट्यूबवेल पर बने इस कमरे में इस लड़की को लेकर चला जाता है और वहां पर इस लड़की के साथ वो गलत काम कर देता है। ये सब करने के बाद जब शेखर की संतुष्टि हो जाती है तो शेखर इस लड़की को कहता है कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो इसमें तुम्हारी ही बदनामी है। मैं तो जरूर बदनाम होऊंगा लेकिन आगे चलकर तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी। लड़की परेशान हो जाती है और रोती हुई वहां से अपना खाना लेकर अपने खेत में चली जाती है, लेकिन लड़का शेखर अपने घर पर आ जाता है। और इस तरह से जैसे ही लड़की खेत में पहुंच जाती है तो अपने पिता और अपने भाई दोनों को खाना खिलाती है। इसके बाद राकेश और लक्ष्मी सिंह जैसे ही खाना खाने लगते हैं तो लक्ष्मी की नजर अपनी बेटी रेखा पर पड़ जाती है। रेखा के थोड़े से कपड़े फटे हुए थे और लक्ष्मी फिर अपनी बेटी रेखा को पूछने लगता है कि बेटी तुम्हारे कपड़े कैसे फट गए हैं। अब ये लड़की सोचने लगती है कि अगर मैंने अपने भाई को, अपने पिता को ये सब कुछ बता दिया तो ये दोनों उसको जान से मार देंगे। पहले पहल तो ये लड़की चुप रहती है, लेकिन जब राकेश इसका भाई पूछने लगता है कि बहन ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, तो इसके बाद ये लड़की रेखा रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और अपने साथ बीती हुई पूरी कहानी को अपने भाई राकेश और अपने पिता लक्ष्मी सिंह को बता देती है। अब दोनों ही इस बात से काफी गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राकेश और लक्ष्मी सिंह तुरंत उस खेत से बाहर निकलते हैं, अपने घर पर आ जाते हैं। साथ में अपनी बेटी को लक्ष्मी अपने घर पर ले आता है। इसके बाद राकेश और लक्ष्मी सिंह इस लड़की रेखा को फिर से सारी बातें पूछते हैं और लड़की रोते रोते पूरी कहानी फिर से बता देती है। अब लक्ष्मी सिंह और राकेश दोनों ही अपने घर से धार हथियार उठाकर अपने घर से बाहर निकल आते हैं और फिर शेखर को तलाशना शुरू कर देते हैं। पहले इधर उधर एक दो लोगों से भी पूछताछ की जाती है कि तुमने कहीं शेखर को देखा है, तो सभी लोग मना कर देते हैं। दोनों के हाथ में हथियार होते हैं, लोग इस बारे में नहीं जानते थे कि आखिर मामला क्या है। 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है, तब जाकर लक्ष्मी को कहीं पता चलता है कि वो अपने घर में ही खाना खा रहा है और इस तरह से फिर लक्ष्मी और राकेश दोनों ही शेखर के घर पर पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। जैसे ही शेखर खाना खा रहा होता है तो खाना छोड़कर घर का दरवाजा खोल देता है, देखता है कि लक्ष्मी और राकेश उसके बिल्कुल ठीक सामने खड़े होते हैं। अब लक्ष्मी सिंह और राकेश दोनों ही इस लड़के को वहीं पर पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते राकेश और लक्ष्मी दोनों ही अपने धारदार हथियारों से इस पर वार करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते शेखर की गर्दन वहां पर काट दी जाती है और जैसे ये काम हो जाता है तो पूरे गांव में ये घटना आग की तरह फैल जाती है कि लक्ष्मी सिंह और राकेश ने शेखर की हत्या कर दी है। और इस तरह से जब ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है तो ये बात पुलिस तक भी पहुंच जाती है और इसके बाद पुलिस गांव में पहुंच जाती है। तब तक राकेश और लक्ष्मी सिंह अपने घर पर जा चुके होते हैं और पुलिस जब शेखर के घर पर पहुंचती है तो शेखर का शव बरामद कर लेती है और इसके बाद पुलिस लक्ष्मी सिंह और राकेश के घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस दोनों के घर पर पहुंचती है तो इसके बाद लक्ष्मी और राकेश से सवाल जवाब किए जाते हैं और इसके बाद लक्ष्मी और राकेश दोनों ही अपनी बेटी के साथ हुए पूरी कहानी को पुलिस के सामने सुनाने लगते हैं, लेकिन पुलिस इन दोनों की बातों को नजरअंदाज कर देती है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद एसपी साहब दीपक कुमार भी वहां पर पहुंच जाते हैं और एसपी साहब दीपक कुमार लक्ष्मी और राकेश दोनों से पूरी बात पूछने लगते हैं। जैसी बातें पूछी जाती हैं तो लक्ष्मी और राकेश अपनी पूरी कहानी एसपी दीपक साहब को भी बता देते हैं, लेकिन दीपक साहब एक ऐसा एसपी होता है जो अपने आप में ही मगन रहता था। दीपक एसपी साहब लक्ष्मी को कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी बेटी की गलती है। शेखर को उसी लड़के ने उकसाया था और जैसे ही शेखर ने उस लड़की को उकसाया था तो उस लड़की ने शेखर के साथ गलत काम किया है। ये बात लक्ष्मी सिंह को चुभ जाती है। तभी लक्ष्मी सिंह इस एसपी साहब को कहने लगता है कि साहब, अगर मेरी बेटी की जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या होता। अब एसपी साहब को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते एसपी साहब इस पर लक्ष्मी को 2-4 तमाचे मार देता है। जैसे ही 2-4 तमाचे मारे जाते हैं तो पास में ही उसका बेटा राकेश खड़ा होता है। राकेश अब सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे पिता ने एसपी साहब को क्या कहा है। और इसके बाद राकेश से बातें बर्दाश्त नहीं होती है
वह तुरंत अपने घर में जाता है। घर में एक दांती पड़ी होती है, दांती को उठाता है, घर से बाहर निकलता है और देखते ही देखते एसपी दीपक कुमार की गर्दन पर एक दो बार दांती के साथ कर देता है। एसपी साहब वहां पर घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। पुलिस वाले भी इस पूरी घटना को देखकर दंग रह जाते हैं। इसके बाद तुरंत वहां पर एम्बुलेंस बुलाई जाती है और एसपी दीपक कुमार को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। इसके बाद पुलिस लक्ष्मी सिंह और राकेश दोनों को गिरफ्तार करती है, पुलिस स्टेशन में ले जाती है, दोनों की जमकर पिटाई करती है और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद पुलिस इन दोनों को जज साहब के सामने पेश कर देती है। जज साहब पूरी घटना को सुनते हैं और घटना को सुनने के बाद जज साहब फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। जज साहब राकेश और लक्ष्मी सिंह के बयानों को अच्छे तरीके से सुनते हैं और इसके बाद पुलिस के बयान भी लिए जाते हैं, साथ में शेखर के परिवार वालों के भी बयान लिए जाते हैं। आखिरकार जो जज होता है वो इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना देता है और इस तरह से लक्ष्मी सिंह और राकेश का हंसता खेलता परिवार वहां पर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर लक्ष्मी सिंह और राकेश ने पुलिस के खिलाफ जो कदम उठाया और शेखर के खिलाफ जो कदम उठाया, क्या वो सही था या फिर वो गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।